द डीप डाइव। सोचो जरा, व्हाट इफ आप टाइम में पीछे जा सकते, 100 साल नहीं, 1 मिलियन साल पीछे, क्या दिखता? कोई राजा रानी नहीं, बल्कि हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स जो बस सर्वाइव करना सीख रहे थे। आज हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। हाँ, हिस्ट्री डिटेक्टिव्स बनने वाले हैं। एग्जैक्टली। और हमारा पहला स्टॉप टैंजानिया में एक जगह, एक ऐसी गहरी घाटी जो बेसिकली पूरी इंसानी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये साइंस है। हर एक पत्थर का औजार, हर फॉसिल एक क्लू है। एक मैसेज फ्रॉम द पास्ट। यस, जो बस हमारा वेट कर रहा है कि हम उसे डिकोड करें। तो अगर आप भी इन सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं तो हमारे साथ बने रहिए। और हे, एक छोटा सा थॉट, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी नॉलेज की गहराइयों में जाते रहें तो एक छोटा सा फेवर कर दीजिए। हाँ प्लीज। उस सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, एक थम्स अप दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। ये हमारी टाइम मशीन के लिए फ्यूल जैसा है एंड इट हेल्प्स अ टन। चलो आज के इस एडवेंचर का एक रोड मैप दे देते हैं सबको। ग्रेट आइडिया। सबसे पहले हम चल रहे हैं अफ्रीका टू द लेजेंडरी ओल्ड वाई गोर्ज, जिसे क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। फिर हम मिलेंगे नटूफियन कल्चर से, वो लोग जिन्होंने फार्मिंग की तरफ पहला रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया। वहां से वी डाइव इनटू इंडियाज पैलियोलिथिक एनवायरनमेंट। यस, और हम इंडियन स्टोन एज के टाइपो टेक्नोलॉजिकल पजल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम जाएंगे राखी घरी के विशाल शहर कश्मीर के क्लेवर पिट ड्वेलर्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मिस्टीरियस मेगालिथिक ट्रेडिशंस की तरफ। और हम वहां रुकेंगे नहीं, हम एंशिएंट गुजरात के इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स को डिकोड करेंगे, वीएन मिश्रा और आरबी फूड जैसे स्कॉलर्स के कंट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करेंगे, समझेंगे कि मटेरियल कल्चर आखिर है क्या। और आखिर में we'll zoom out to see the Mesolithic changes in Europe and the Neolithic revolution in the Near East. So, let's get started. Broad micro theme, understanding prehistoric India and the world through archaeology. ओके, तो सबसे पहले ओल्ड वाई गॉर्ज। चलो एक सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। Right. So, Olduvai Gorge, तंजानिया में एक super important archaeological site है। इसे famously Cradle of Mankind कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल्स और दुनिया के सबसे पुराने स्टोन टूल्स मिले हैं। बेसिकली आप इसे ह्यूमन एवोल्यूशन स्टोरी का ग्राउंड जीरो समझ सकते हो। मुझे इससे जुड़ी रियल लाइफ स्टोरीज बहुत पसंद है। इमेजिन करो लीकी फैमिली, लुइस और मैरी लीकी, जो मतलब डेकेड्स तक उस गर्म अफ्रीकन धूप में खुदाई कर रहे थे। हाँ, बहुत टफ काम। इट्स टफ, फ्रस्ट्रेटिंग वर्क। और फिर एक दिन उन्हें खोपड़ी का टुकड़ा मिलता है और बस वो एक सिंगल पीस ऑफ बोन सब कुछ बदल देता है जो हम सोचते थे, और प्रूव कर देता है कि ह्यूमैनिटी की जर्नी यहीं अफ्रीका से शुरू हुई थी। ये एक रियल यूरिका मोमेंट है ना? इट एब्सोल्युटली इज। चलो कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के लिए सिंपल है, ओल्डुवाई गॉर्ज आर्कियोलॉजी में एक सुपरस्टार साइट है क्योंकि ये ह्यूमन एवोल्यूशन का डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस देती है जो ऑलमोस्ट 2 मिलियन साल पुराना है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रूफ है। ओके। और इसका बैकग्राउंड बहुत क्रूशियल है। ये साइट आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स में से एक है। ये वही थ्योरी है ना कि मॉडर्न ह्यूमंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए और फिर पूरी दुनिया में फैले। एग्जैक्टली। ओल्डुवाई ने इस थ्योरी को वो सॉलिड एविडेंस दिया जिसकी उसे जरूरत थी। ओके, लेट्स ब्रेक डाउन द कोर लॉजिक। ऐसा क्या मिला वहां जो इतना गेम चेंजिंग था? 2 मेन चीजें। पहला, होमिनिड फॉसिल्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं लगभग 60 अलग अलग अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स के फॉसिल्स की, जिसमें ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हेबिन्स जिसका मतलब है हैंडीमैन, और होमो इगास्टर जैसी स्पीशीज शामिल हैं। वाओ! ये सिर्फ एक रैंडम हड्डी नहीं है, ये एक पूरा फैमिली एल्बम मिलने जैसा है जो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज तक का प्रोग्रेशन दिखाता है। और दूसरी चीज टूल्स होंगे, राइट? एग्जैक्टली। ओल्डुवाइन टूल ट्रेडिशन, ये दुनिया की सबसे पुरानी टूल मेकिंग टेक्नोलॉजीज में से एक है जो 1.8 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये सिंपल चॉपर चॉपिंग टूल्स थे जो एक पत्थर को दूसरे से मारकर एक शार्प एज बनाने के लिए बनाए जाते थे। सुनने में सिंपल लगता है। सिंपल है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में सबसे पहला कदम था। और ऑफ कोर्स हमें स्कॉलर्स को मेंशन करना ही होगा। लीकी फैमिली ने अपनी जिंदगी इस साइट को डेडिकेट कर दी और उनके काम की वजह से ही ओल्डुवाई इतना फेमस है। तो इन सबका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट मतलब मैसिव है। इसने प्रूव किया कि हमारे अर्ली एंसेस्टर्स में कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप हो रही थीं। वो सिर्फ इंस्टिंक्ट पर जीने वाले जानवर नहीं थे, वो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे और टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे थे। वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। इसने हमारा पूरा व्यू ही बदल दिया। जरिया पूरी तरह बदल दिया। और कंक्लूजन के लिए? इन कंक्लूजन, ओल्डुवाई गॉर्ज सिर्फ एक धूल भरी आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, ये ह्यूमन एवोल्यूशन का एक जीता जागता म्यूजियम है। ये हमारी कहानी का पहला चैप्टर है, हमारे गहरे अफ्रीकन रूट्स का एक पावरफुल रिमाइंडर। ऑसम। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। सो आप कह रही हैं कि ओल्डुवाई गॉर्ज में हमें सिर्फ हड्डियां नहीं मिली, बल्कि एक तरह से हमारे एंसेस्टर्स का रिपोर्ट कार्ड मिल गया है। दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। एक रिपोर्ट कार्ड जो उनका प्रोग्रेस दिखाता है। ये दिखाता है कि वो सीख रहे थे और नई स्किल्स डेवलप कर रहे थे। ओके, लेकिन इन ओल्डुवान टूल्स में ऐसी क्या खास बात है? वो तो बस सिंपल शार्प पत्थर थे, राइट? व्हाई आर दे सो स्पेशल? इससे ऐसे सोचो, वो सिंपल सा शार्प पत्थर टेक्नोलॉजी वर्जन 1.0 था। वो पहली बार था जब किसी एंसेस्टर ने एक ऑब्जेक्ट को इसलिए नहीं देखा कि वो क्या है, बल्कि इसलिए देखा कि वो क्या बन सकता है। कंसेप्चुअल लीप। यस, वो सिंगल कंसेप्चुअल लीप हर चीज का फाउंडेशन है, एक व्हील से लेकर हमारी पॉकेट में रखे स्मार्टफोन तक। वाओ, ओके, दैट्स अ पावरफुल कनेक्शन। फॉसिल्स और टूल्स के अलावा आप क्या कहेंगी कि इस साइट का सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है साइंस के लिए?
इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के लिए कॉन्क्रीट अनडिनाइबल प्रूफ प्रोवाइड करना। ओल्डोवाई की डिस्कवरी से पहले ये बहुत सारे हाइपोथेसिस में से एक था। ओल्डोवाई के बाद ये ह्यूमन ओरिजिन्स की लीडिंग साइंटिफिक थ्योरी बन गई। तो ओल्डोवाई ने एक अच्छे आइडिया को एक्सेप्टेड साइंस बना दिया। गॉट इट। फाइनल चेक हमारी मेमोरी बैंक्स के लिए ओल्डोवाई गॉर्ज के साथ हमें कौन से टॉप 3 कीवर्ड्स एसोसिएट करने चाहिए? इजली होमिनिड फॉसिल्स, ओल्डोवन टूल्स और लीकी फैमिली। याद रखना। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग ओल्डोवाई गॉर्ज इज फेमस फॉर होमिनिड फॉसिल्स, ओल्डोवन टूल ट्रेडिशन एंड द लीकी फैमिली। इन शॉर्ट, ओल्डोवाई गॉर्ज हमें बताता है कि हम कहां से आए और टेक्नोलॉजी के साथ हमारा अद्भुत सफर कैसे शुरू हुआ। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग प्रीहिस्टोरिक इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू आर्कियोलॉजी। ओके, वो थी हमारी कहानी की शुरुआत। अब चलो टाइम में आगे चलते हैं एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर। लेट्स टॉक अबाउट द नाटुफियन कल्चर। यहाँ डेफिनेशन क्या है? द नटूफियन कल्चर लेवेंट रीजन यानी मॉडर्न डे वेस्ट एशिया की एक एपीपैलियोलिथिक कल्चर थी, लगभग 9000 BCE में। सोचो, ये लोग स्टोन एज के हंटर गैदरर्स और नियोलिथिक के फुल ब्लोन फार्मर्स के बीच का क्रूशियल लिंक थे। द पायनियर्स ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिकली हाँ। मुझे ये एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत पसंद है, एक सोच में बड़े बदलाव का। इमेजिन करो आपकी पूरी सोसाइटी हजारों जनरेशन से नोमैडिक रही है, हमेशा चलती रहती है जानवरों के झुंड के पीछे, और फिर आपका ग्रुप डिसाइड करता है, हे चलो रुकते हैं, यहीं रहते हैं अपना खाना उगाने। पीछा करने के बजाय उगाने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा गैम्बल था। यही नतूफियन माइंडसेट था। इट वाज अ ह्यूज गैम्बल, अ रेवोल्यूशनरी स्टेप फॉर ह्यूमैनिटी। एब्सोल्युटली। तो हमारे कंटेंट डिस्कशन के लिए चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। नतूफियन कल्चर को अक्सर पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज और नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज के बीच का मिसिंग लिंक माना जाता है। वो एक ट्रांजिशनल कल्चर थे। ओके। इसका बैकग्राउंड ये है कि वो एपिपैलियोलिथिक पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। ओके। अब यूजुअली ये पीरियड मेसोलिथिक में ट्रांजिशन करता है, जो छोटे हंटिंग टूल से कैरेक्टराइज्ड होता है। लेकिन नटूफियंस ने कुछ अलग किया। उन्होंने टिपिकल मेसोलिथिक फेज को स्किप किया और सीधे नियोलिथिक फीचर्स, स्पेशली प्रोटो एग्रीकल्चर की तरफ जंप कर गए। ओके, लेट्स ब्रेक डाउन दैट कोर लॉजिक। उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया जो इतना अलग था? पहला, सेटलमेंट्स। उन्होंने सेमी सेडेंट्री विलेजेस एस्टैब्लिश किए। उन्होंने पत्थर की फाउंडेशंस वाले घर बनाए। हंटर गैदरर्स के लिए जो हमेशा ऑन द मूव रहते थे, ये एक मैसिव चेंज था। वो लिटरली अपनी जड़ें जमा रहे थे। राइट। दूसरा, एग्रीकल्चर। एविडेंस बिल्कुल क्लियर है, वो वाइल्ड बार्ली और व्हीट कल्टिवेट कर रहे थे। और हमें ये कैसे पता? आर्कियोलॉजिस्ट को सिकल्स, वो कर्व्ड ब्लेड्स जिन पर घास काटने से एक स्पेसिफिक शाइन आती है, और अनाज प्रोसेस करने के लिए ग्राइंडिंग स्टोन्स मिले। ग्राइंडिंग स्टोन्स की जरूरत नहीं अगर आप ढेर सारा अनाज प्रोसेस नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली। लेकिन ये एक रात में पूरा स्विच नहीं हुआ था, है ना? गुड पॉइंट। उनकी लाइफस्टाइल एक मिक्स थी। उन्होंने गजेल का शिकार करना और फिशिंग प्रैक्टिस करना जारी रखा। तो ये एक हाइब्रिड इकोनॉमी थी। ये एक स्लो ट्रांजिशन था, कोई इंस्टेंट रेवोल्यूशन नहीं। और कल्चरली वो काफी एडवांस थे। हमें फॉर्मल बेरियल्स, डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट्स और यहाँ तक के डॉग बेरियल्स के एविडेंस मिलते हैं। वाओ, डॉग बेरियल्स? हाँ, जो एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर और बिलीफ सिस्टम को दिखाता है। कुछ साइट्स जैसे जेरिको में तो फोर्टिफिकेशंस भी थे, जिसका मतलब है उनके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ था। और इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट? माना जाता है कि फार्मिंग का आइडिया इसी रीजन से यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला। ये लोग एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के पायनियर्स थे, जिसने आगे चलकर पूरा प्लैनेट बदल दिया। तो कंक्लूजन के लिए? इन कंक्लूजन, नाटोफियन कल्चर ह्यूमैनिटी के उस मॉन्यूमेंटल लीप ऑफ फेथ को रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट मूवमेंट और अनसर्टेनिटी की जिंदगी से एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल एग्जिस्टेंस की तरफ, जिसने वो दुनिया बनाई जिसमें हम आज रहते हैं। दैट्स सो कूल। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। सो क्या नटूफियंस बेसिकली फार्मिंग का बेटा वर्जन टेस्ट कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है, हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो एक्चुअली फार्मिंग कर रहे थे और सिर्फ वाइल्ड ग्रेन्स कलेक्ट करने में बहुत अच्छे नहीं हो गए थे? स्मोकिंग गन क्या है? मैं गेस कर रहा हूँ कि एविडेंस का कॉम्बिनेशन है। हार्वेस्टिंग के लिए सिकल्स, प्रोसेसिंग के लिए ग्राइंडिंग स्टोन्स और परमानेंट विलेजेस। आप पत्थर का घर नहीं बनाते अगर आप कुछ हफ्तों में निकलने का प्लान कर रहे हो। ये इंटेंट दिखाता है। एग्जैक्टली। ये पूरा पैकेज है जो कहानी बताता है। ओके, अगला सवाल, बरियल्स का एविडेंस, खासकर डॉग बरियल्स, उनके कल्चर के बारे में क्या बताता है? मुझे लगता है ये बताता है कि वो सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस नहीं थे, उनकी एक कॉम्प्लेक्स इनर वर्ल्ड थी। फॉर्मल बरियल्स एक आफ्टर लाइफ में विश्वास या कम से कम मृतकों के लिए गहरे सम्मान का सजेशन देते हैं, और एक कुत्ते को दफनाना वो इंसानों और जानवरों के बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड दिखाता है। कुछ ऐसा जो उन्हें सिर्फ टूल्स की तरह इस्तेमाल करने से परे है। ये कंपेनियनशिप दिखाता है। एक्सीलेंट इंसाइट। तो वो सोशली और इमोशनली ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे थे। अगर आपको नथुफियन कल्चर को एक टैगलाइन देनी हो तो क्या होगी? शायद कुछ द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर जैसा, या द ग्रेट बेट ऑन फार्मिंग। आई लाइक द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर। सिंपल, पावरफुल और एक्यूरेट। आखिरी सवाल, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो एक ट्रांजिशनल कल्चर थे? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि हिस्ट्री में बड़े बदलाव शायद ही कभी स्विच ऑन ऑफ करने जैसे होते हैं, वो स्टेजेस में होते हैं। नेतोफियंस हमें वो मेसी बीच का स्टेज दिखाते हैं। वो पार्ट हंटर और पार्ट फार्मर थे, जो हमें सिखाता है कि प्रोग्रेस एक प्रोसेस है, कोई एक सिंगल इवेंट नहीं। परफेक्ट। अब इसे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग
Natufian culture was a proto-agricultural society in the Levant region known for early settlements and farming. इन शॉर्ट नितोफियन कल्चर हंटिंग और फार्मिंग के बीच का वो क्रूशियल, मेसी और बहादुर ट्रांजिशन फेज था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। Broad micro theme: Understanding prehistoric India and the world through archaeology. Okay, अब चलो अपना फोकस इंडिया पर लाते हैं। टॉपिक 3 है पैलियोलिथिक एनवायरनमेंट इन इंडिया के बारे में। ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि एनवायरनमेंट हर चीज को शेप करता है। सिंपल डेफिनेशन ये है कि पैलियोलिथिक एज प्लाइस्टोसीन एपिक में हुई थी, जिसे अक्सर आइस एजेस कहते हैं। इंडिया में इसका असर अलग अलग था। हिमालयाज में ग्लेशियर्स थे, जबकि बाकी इंडिया में ऑल्टरनेटिंग वेट और ड्राई साइकिल्स चल रहे थे। ये एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल है सोचने के लिए। इमेजिन करो वो एरिया जहां आज थार डेजर्ट है, प्लाइस्टोसीन के एक वेट फेज के दौरान वही एरिया शायद घने जंगलों और बड़ी बड़ी झीलों का रीजन रहा होगा जो वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ था। ये दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी ड्रास्टिकली बदल सकती है। एग्जैक्टली। तो हमारे कंटेंट डिस्कशन के लिए इंट्रोडक्शन ये है कि हमें ये समझना होगा कि एनवायरनमेंट का ह्यूमन एवोल्यूशन और एडेप्टेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। बैकग्राउंड ये है कि प्लाइस्टोसीन एपिक में ग्लोबली ऑल्टरनेटिंग ग्लेशियल यानी ठंडा और इंटरग्लेशियल यानी गर्म फेजेस थे। जब एनवायरनमेंट बदला तो प्लांट्स और एनिमल्स बदले, और इसने इंसानों को अपने टूल्स, अपनी हंटिंग स्ट्रेटजीज और अपने जीने का पूरा तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया। ओके, चलो इसके कोर लॉजिक को स्पेसिफिकली इंडिया के लिए ब्रेक डाउन करते हैं। ये यहाँ कैसे हुआ? इंडिया में आप इसे 2 जोन्स की तरह सोच सकते हो। नॉर्थ में हिमालयाज ने ग्लेसिएशन एक्सपीरियंस किया, यानी मैसिव आइस शीट्स का बनना। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में ये अलग था। उसने प्लूविएशन एक्सपीरियंस किया, जिसका मतलब बेसिकली ऑल्टरनेटिंग वेट और ड्राई साइकिल्स हैं। और ये दोनों जोन्स कनेक्टेड थे, राइट? यस, और ये फैसिनेटिंग पार्ट है। पेनिनसुलर इंडिया में एक वेट फेज के दौरान ये हिमालयाज में एक ग्लेशियल पीरियड के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता था। इसका मतलब था पेनिनसुलर इंडिया में घने जंगल थे, बड़ी पेरेनियल नदियां थी और हाथी, गैंडे जैसे बड़े धीरे चलने वाले जानवर रहते थे। अच्छा। लेकिन एक ड्राई फेज के दौरान जो हिमालयाज में एक इंटरग्लेशियल गर्म पीरियड के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता था, पेनिनसुलर इंडिया का लैंडस्केप घास के मैदानों या सेमी एरिड डेजर्ट्स में बदल गया। ये हिरन, एंटीलोप जैसे छोटे तेज जानवरों को सपोर्ट करता था। और हमें ये पक्का पता है, प्रूफ क्या है? हमारे पास सॉलिड एविडेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, राजस्थान के डिडवाना से हमें लैक्यूस्ट्रीन वेट फेजेस से लेक सेडिमेंट्स और इओलियन ड्राई फेजेस से डेजर्ट सैंड्स दोनों डिपॉजिट्स मिले हैं, एक के ऊपर एक। नॉर्थ में सुआन वैली में रिवर टेरेसेस हैं जो अलग अलग रिवर लेवल्स दिखाते हैं। बेलन वैली हमें पॉलन एनालिसिस देती है जो बताता है कि किस तरह के प्लांट्स उग रहे थे। और फॉसिल्स? हाँ, और हमारे पास फॉसिल्स हैं नर्मदा वैली से बड़े जानवरों के फॉसिल्स और कुरनूल केव से छोटे जानवरों के फॉसिल्स। तो इन सब का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? ये दिखाता है कि इंडिया में हमारे एंसेस्टर्स कितने इनक्रेडिबली अडेप्टेबल थे। उन्हें होना पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी टूल किट बदल दी। वेट फेज में बड़े जानवरों के लिए डिजाइन किए गए बड़े भारी चॉपर से लेकर ड्राई फेज में छोटे तेज शिकार के लिए तीरों की नोक के रूप में इस्तेमाल होने वाले छोटे शार्प माइक्रोलिथ्स तक। तो कंक्लूजन के लिए? इन कंक्लूजन, इंडिया का पैलियोलिथिक एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं था। ये कांस्टेंट चेंज की एक आवाज थी। एन इनक्रेडिबली डायनामिक दुनिया थी, और इसी डायनामिसिज्म ने सब कॉन्टिनेंट पर लाखों सालों तक ह्यूमन एडेप्टेशन और सर्वाइवल को शेप किया। माइंड ब्लोइंग। ओके, चलो इससे कुछ सवालों से लॉक करते हैं। वेट, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। सो जब हिमालयाज में सुपर आइसी और ठंडा था, तब बाकी इंडिया में एक्चुअली रेनी और लश था। दैट्स सच अ कूल कनेक्शन। यस, ये सब एक मैसिव इंटरकनेक्टेड क्लाइमेट सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन ये शुरू करने के लिए एक अच्छा सवाल है, हमें ये पक्का कैसे पता चला? सिंगल बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस क्या है? मैं कहूंगा कि राजस्थान की दीदवाना से मिला एविडेंस काफी पावरफुल है। झील की मिट्टी और रेगिस्तान की रेत की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड मिलना, जैसे कि क्लाइमेट ने खुद एक डायरी लिखी हो, ये ऑल्टरनेटिंग वेट और ड्राई पीरियड्स का डायरेक्ट प्रूफ है। एग्जैक्टली, इससे स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। ओके, अगला सवाल, जानवरों के फॉसिल्स हमें ऐसा क्या बताते हैं जो सॉइल सैंपल्स नहीं बताते हैं? फॉसिल्स एनवायरनमेंट को जिंदा कर देते हैं। एक हाथी का फॉसिल मिलना आपको बताता है कि वहां घने जंगल और बहुत सारा पानी जरूर रहा होगा इतने बड़े जानवर को सपोर्ट करने के लिए। एक हिरण का फॉसिल मिलना बताता है कि वो शायद एक ग्रासलैंड एनवायरनमेंट था। तो फॉसिल्स हमें इकोसिस्टम की डिटेल्स देते हैं। परफेक्ट। तो अगर एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा था, तो वहां रहने वाले लोगों के बारे में इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती थी। उन्हें फ्लेक्सिबल होना पड़ता था, उन्हें इनोवेटर्स होना पड़ता था, वो एडेप्टेशन के मास्टर्स थे। ये सबसे स्ट्रांग होने के बारे में नहीं था, ये सबसे स्मार्ट और सबसे अडेप्टेबल होने के बारे में था। You've nailed the key takeaway. आखिरी सवाल, आज हमारे लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि पास्ट में क्लाइमेट इतना डायनामिक था? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि बदलाव नेचुरल है। जो दुनिया हम अपनी खिड़की के बाहर देखते हैं वो परमानेंट नहीं है, और ये हमें दिखाता है कि इंसानों का मैसिव क्लाइमेट शिफ्ट से अडैप्ट करने का एक लंबा इतिहास है। ये हमें हमारे करंट क्लाइमेट चैलेंजेस पर थोड़ा पर्सपेक्टिव देता है, समझे? Excellent point. Now, let's practice. Practice saying, India's Paleolithic environment had alternating wet and dry cycles, proven by evidences from Didwana, Son Valley and Narmada Valley. इन शॉर्ट, इंडिया का पैलियोलिथिक एनवायरनमेंट एक क्लाइमेटिक रोलर कोस्टर जैसा था। नॉर्थ में ग्लेशियर्स और बाकी जगह वेट ड्राई साइकिल्स, जिसने हमारे एंसेस्टर्स के सर्वाइवल स्किल्स को लगातार टेस्ट किया।
ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, ये अगला टॉपिक थोड़ा सा एक पजल है। ये इंडियन पेलियोलिथिक के टाइपो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज के बारे में है। सिंपल डेफिनेशन ये है कि यूरोप और अफ्रीका में जो साफ सुथरी टाइमलाइंस दिखती हैं, उनके मुकाबले इंडिया में स्टोन एज को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ के टूल्स और टाइम पीरियड्स बहुत मिक्स्ड अप है, कोई क्लियर कैटेगरीज नहीं है और हमें बहुत कम होमिनिड फॉसिल्स मिले हैं। ये एक ऐसी जिक्सॉ पजल को जोड़ने जैसा है जिसमें आधे पीसेस गायब हैं। कुछ पीसेस किसी दूसरे पजल के मिक्स हो गए हैं और बॉक्स पर जो तस्वीर है वो भी फेडेड है। इंडियन पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजी कभी-कभी ऐसी ही लगती है। इट्स अ फैसिनेटिंग मिस्ट्री। दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। तो कंटेंट डिस्कशन के लिए इंट्रोडक्शन ये है कि इंडियन पेलियोलिथिक यूनिक इसीलिए है क्योंकि ये स्कॉलर्स के लिए इतना चैलेंजिंग है। बैकग्राउंड ये है कि आमतौर पर आर्कियोलॉजिस्ट पेलियोलिथिक को 3 साफ फेजेस में बांटते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। लेकिन इंडिया में ये डिवीजन बहुत ब्लरी है और ठीक से फिट नहीं बैठता। ओके, चलो कोर लॉजिक में घुसते हैं। वो स्पेसिफिक इश्यूज क्या हैं जो इस पजल को बनाते हैं? कुछ बड़े इश्यूज हैं। पहला, लैक ऑफ क्लियर स्ट्रैटिग्राफी। इसका मतलब है कि लोअर पेलियोलिथिक और मिडिल पेलियोलिथिक के टूल्स अक्सर मिट्टी की एक ही लेयर में मिक्स मिल जाते हैं। कोई साफ सेपरेशन नहीं है जो कहता हो ओके ये टाइम पीरियड यहाँ खत्म होता है और अगला शुरू होता है। तो सब कुछ जम्बल्ड अप है। नेक्स्ट क्या है? दूसरा, बहुत ज्यादा रीजनल वेरिएशन है। पूरे इंडिया में एक जैसी टूल टेक्नोलॉजी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, लोअर पैलियोलिथिक के दौरान नॉर्थ में सोआन कल्चर थी जिसके भारी चॉपर टूल्स थे, जबकि साउथ में एचुलियन कल्चर थी जिसके ज्यादा रिफाइंड हैंड एक्सेस और क्लीवर्स थे। ऐसा लगता है जैसे 2 अलग-अलग टेक हब्स एक ही समय में काम कर रहे थे। बिल्कुल, उस जमाने में भी नॉर्थ साउथ डिवाइड। तीसरा इशू जो बहुत बड़ा है, लैक ऑफ होमिनिड फॉसिल्स। इंडिया की एसिडिक मिट्टी और ट्रॉपिकल क्लाइमेट हड्डियों को प्रिजर्व करने के लिए बहुत खराब है। तो ज्यादातर हमारे पास लाखों टूल्स हैं लेकिन उन्हें बनाने वाले लोगों के लगभग कोई फॉसिल्स नहीं है। ये तो एक ऐसी लाइब्रेरी मिलने जैसा है जो किताबों से भरी हो लेकिन किसी पर ऑथर का नाम ना हो। एग्जैक्टली हमारे पास क्रोनोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। इंडिया में स्टोन एज अफ्रीका के मुकाबले थोड़ा देर से शुरू होता लगता है। और आखिर में टूल मेकिंग कंफ्यूजन है। फॉर इंस्टेंस, 2 ट्रेडिशंस जो यूरोप में अलग अलग टाइम पर आती हैं, अबेविलियन और एक्विलियन, वो इंडिया में एक साथ दिखती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि इंडिया में ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी को रिकंस्ट्रक्ट करना एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स टास्क है। हम यूरोप या अफ्रीका से मॉडल्स इंपोर्ट करके यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिया की अपनी एक यूनिक कहानी है जिसे हम अभी भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन कंक्लूजन, इंडियन पेलियोलिथिक एक साफ लीनियर कहानी नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स और रीजनली डाइवर्स मोज़ेक है जो आसान कैटेगराइजेशन को डिफाई करता है, जिससे ये आर्कियोलॉजी के सबसे चैलेंजिंग और एक्साइटिंग फील्ड्स में से एक बन जाता है। एक मिस्ट्री नॉवल बेसिकली। दैट्स सो इंट्रिगिंग। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। तो अगर मुझे इंडियन पैलियोलिथिक स्टडीज की सिंगल सबसे बड़ी प्रॉब्लम बतानी हो तो वो टूल्स होंगे, टाइमलाइन या फॉसिल्स की कमी? ये मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट शायद कहेंगे कि होमिनिड फॉसिल्स की कमी। फॉसिल्स के बिना हम डेफिनेटली नहीं जान सकते कि इन टूल्स को कौन बना रहा था। क्या नॉर्थ और साउथ में होमिनिड्स की अलग अलग स्पीशीज थी? हमें बस पक्का नहीं पता। ये पजल का सबसे बड़ा मिसिंग पीस है। ओके, हाँ ये समझ में आता है। चलो रीजनल वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ के लोग साउथ के लोगों से एक ही समय में अलग टूल्स क्यों बना रहे होंगे? क्या वजह हो सकती है? ग्रेट क्वेश्चन। कई वजह हो सकती हैं। ये अलग अलग एनवायरनमेंट्स और अवेलेबल रॉ मटेरियल्स की वजह से हो सकता है। शायद नॉर्थ में जो पत्थर मिलता था वो चॉपर्स बनाने के लिए बेहतर था, या ये होमिनिड्स के 2 अलग अलग ग्रुप्स को पॉइंट कर सकता है जिनकी कल्चरल ट्रेडिशंस अलग थीं, जो इंडिया में अलग अलग समय पर माइग्रेट हुए। ये दिखाता है कि इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत पुरानी है। हाँ, तो क्या इस सारी कंफ्यूजन का मतलब ये है कि इंडियन पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजी बाकी दुनिया से पीछे है? बिल्कुल नहीं। इसका बस ये मतलब है कि पजल ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट ये इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट को ज्यादा इनोवेटिव होने पर मजबूर करता है, नई टेक्निक्स जैसे सॉइल एनालिसिस और डेटिंग मेथड्स यूज करने पर जवाब पाने के लिए। ये प्री हिस्ट्री के पुराने यूरोसेंट्रिक मॉडल्स को चैलेंज करता है और साबित करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई एक करेक्ट पाथ नहीं है। तो ये एक फीचर है, बग नहीं। आई लाइक दैट। और अपर पैरालिथिक के बारे में क्या? आपने मेंशन किया कि एविडेंस कमजोर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें बहुत कम साइट्स और टूल्स मिलते हैं जिन्हें साफ तौर पर अपर पैरालिथिक के रूप में पहचाना जा सके। ऐसा लगता है कि इंडिया के कई हिस्सों में मिडिल पैरालिथिक टूल ट्रेडिशंस लंबे समय तक चलती रहीं और फिर लगभग सीधे मेसोलिथिक में ट्रांजिशन कर गईं, जिसमें माइक्रोलिथ्स आते हैं। यूरोपियन अपर पैरालिथिक की क्लासिक ब्लेड एंड बुरिन इंडस्ट्री यहाँ रेयर है। हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडियन पैलियोलिथिक का कोई टेक्स्ट बुक मॉडल नहीं है? ये इसे समराइज करने का परफेक्ट तरीका है। इट डिफाइज सिंपल कैटेगराइजेशन और यही चीज इसे स्टडी करने में इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। चलो इसे दिमाग में बिठाते हैं। प्रैक्टिस सेइंग इंडियन पैलियोलिथिक हैज टाइपो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज लाइक मिक्स्ड स्ट्रैटिग्राफी, रीजनल वेरिएशन एंड अ लैक ऑफ होमिनिड फॉसिल्स। इन शॉर्ट, इंडियन पैलियोलिथिक एक स्टैंडर्ड रूल बुक फॉलो नहीं करता। ये कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड अप और यूनिकली डाइवर्स है। ऑलराइट, चलो स्टोन एज से टाइम में आगे बढ़ते हैं और दुनिया की पहली महान अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक की तरफ चलते हैं। टॉपिक 5, ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू आर्कियोलॉजी। राखीगढ़ी, ये एक एक्साइटिंग टॉपिक है। क्विक डेफिनेशन, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित राखीगढ़ी अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी ज्ञात साइट मानी जाती है।
फेमस मोहनजोदारो से भी बड़ी। इसकी सिग्निफिकेंस इस बात में है कि ये आईवीसी के स्केल, सोफिस्टिकेशन और ओरिजिन्स के बारे में क्या बताती है। इसका रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट अमेजिंग है। लगभग एक सेंचुरी तक सबको लगता था कि मोहनजोदारो सबसे बड़ा शहर है। फिर राखीगढ़ी में एक्सकवेशंस ने इसका असली साइज रिवील करना शुरू किया। ये वैसा ही है जैसे ये डिस्कवर करना कि लॉस एंजलिस नहीं, न्यूयॉर्क यूएस का सबसे बड़ा शहर है, जबकि सब 100 साल तक इसका उल्टा मानते रहे। एग्जैक्टली। ये हिस्ट्री है जो अभी हमारे सामने लिखी जा रही है। बिल्कुल। हमारे कंटेंट डिस्कशन के लिए इंट्रोडक्शन ये है कि राखीगढ़ी की प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस मल्टी फैसेटेड है। ये सिर्फ सबसे बड़ा होने के बारे में नहीं है। बैकग्राउंड ये है कि ये साइट कल्चर का एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस प्रोवाइड करती है, अर्ली डेवलपिंग हड़प्पन फेज से लेकर मैच्योर अर्बन फेज तक। इससे हम आईवीसी के इंडोजेनस यानी लोकल ओरिजिन को स्टडी कर पाते हैं। चलो कोर लॉजिक को ब्रेक डाउन करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला, इसका स्केल एंड प्लानिंग। 350 हेक्टेयर से ज्यादा में फैला ये एक मैसिव वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर था। इसमें सड़कों का ग्रिड लेआउट था, ईंटों से बने मल्टी स्टोरी घर थे और प्राचीन दुनिया के सबसे एडवांस ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम्स में से एक था। ये साफ तौर पर एक मेजर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब था। राइट। दूसरा, इसका इकोनॉमिक बेस। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल फाउंडेशन का क्लियर एविडेंस है। वो चावल, गेहूं और जौ उगाते थे और उन्होंने पशु जैसे मवेशी, भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया था। ये सरप्लस फूड ही था जिसने शहर को बढ़ने दिया। लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा खेतीबाड़ी वाला कस्बा नहीं था, राइट? बिल्कुल नहीं। यहाँ से ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये एक मेजर इंडस्ट्रियल हब भी था। आर्कियोलॉजिस्ट को स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स, वर्कशॉप्स और भट्टियों के सबूत मिले हैं, खासकर सुंदर कार्नीलियन बीड्स और शेल बैंगल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये कारीगरों का शहर था। और अगर आप एक इंडस्ट्रियल हब है तो आपको ट्रेड नेटवर्क्स चाहिए। यस, राखीगढ़ी के एक्सटेंसिव ट्रेड लिंक्स थे। ये सिर्फ लोकल ट्रेड नहीं था। हम यहाँ मेसोपोटामिया और बलूचिस्तान के साथ इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं और गुजरात जैसे दूसरे रीजन्स के साथ रोबस्ट इनलैंड ट्रेड की। तो राखीगढ़ी डिस्कवरीज का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? राखीगढ़ी आईवीसी के इंडिजिनस ओरिजिन्स के आर्ग्यूमेंट को मजबूत करता है। कंटिन्यूअस कल्चरल सीक्वेंस दिखाता है कि सिविलाइजेशन सदियों से स्थानीय रूप से विकसित हो रही थी, कहीं और से इंपोर्ट नहीं की गई थी। ये आईवीसी को उसके एब्सोल्यूट पीक पर दिखाता है, एक कॉम्प्लेक्स, अर्बन और आर्थिक रूप से शक्तिशाली समाज। और कंक्लूजन? इन कंक्लूजन, राखीगढ़ी सिर्फ एक और आईवीसी साइट नहीं है। ये एक मेगा सिटी है जो सारे बॉक्सेस टिक करता है। ब्रिलियंट अर्बन प्लानिंग, एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री और ग्लोबल ट्रेड। ये प्राचीन दुनिया का एक सच्चा पावर हाउस था। सो कूल। ओके, क्विक क्वेश्चंस। राखीगढ़ी अब सबसे बड़ी आईवीसी साइट है, लेकिन क्या सिर्फ साइज ही इसे सिग्निफिकेंट बनाता है या इसमें और भी कुछ है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। साइज इंप्रेसिव है, हेडलाइंस बनाता है, लेकिन इसकी असली साइंटिफिक सिग्निफिकेंस एक ही जगह पर अर्ली से मैच्योर फेज तक के एवोल्यूशन के कंटिन्यूअस एविडेंस से आती है। ये दिखाता है कि आईवीसी अपनी शर्तों पर इंडियन सॉइल पर डेवलप हो रही थी, जो पुरानी थ्योरीज को चैलेंज करता है कि ये मेसोपोटामिया का एक ऑफशूट था। तो ये एंडोजिनस ओरिजिन थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। तो आखिर क्या चीज थी जिसने इसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया? दो चीजों का किलर कॉम्बिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस जो सरप्लस फूड प्रोड्यूस करता था और एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल हब जो ज्वेलरी जैसे हाई वैल्यू क्राफ्ट गुड्स प्रोड्यूस करता था। आप अपने लोगों को खिलाते हो और फिर उनकी स्किल्स का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हो जिन्हें आप ट्रेड कर सकते हो। यही एक थ्राइविंग एंशिएंट सिटी का फॉर्मूला है। हाँ, और हम जानते हैं कि वो ट्रेड करते थे क्योंकि हड़प्पन सील्स मेसोपोटामिया में मिली हैं, राइट? एग्जैक्टली। वो सील्स उनके ब्रांड लोगोज और शिपिंग लेबल्स जैसे थे। उन्हें हजारों किलोमीटर दूर मॉडर्न डे इराक में मिलना इन प्राचीन इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स का कॉन्क्रीट प्रूफ है। तो राखीगढ़ी ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल था या इकोनॉमिक? एविडेंस सजेस्ट करता है कि ये दोनों था। इसका शेयर साइज और प्लान्ड नेचर इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होने का इशारा करता है, एक तरह की कैपिटल। लेकिन क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड के एक्सटेंसिव एविडेंस दिखाते हैं कि ये कॉमर्स और इंडस्ट्री का भी एक मैसिव सेंटर था। ये एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस था, पूरी सिविलाइजेशन के लिए एक इकोनॉमिक इंजन। लास्ट क्वेश्चन, क्या राखीगढ़ी में एक्सकवेशंस पूरे हो चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। साइट का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनएक्सकवेटेड है। यही चीज इसे इतना एक्साइटिंग बनाती है। हमने पहले ही इतना कुछ सीख लिया है, लेकिन राखीगढ़ी की सबसे बड़ी डिस्कवरीज शायद अभी भी जमीन के नीचे हमारा इंतजार कर रही हैं। ओके, चलो इसे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट आईवीसी साइट, सिग्निफिकेंट फॉर शोइंग कंटिन्यूअस एवोल्यूशन एंड बीइंग अ मेजर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड हब। इन शॉर्ट, राखीगढ़ी एक मैसिव वेल प्लान्ड आईवीसी इंडस्ट्रियल हब था जो सिविलाइजेशन के लोकल ओरिजिन्स के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करता है। अब कुछ बिल्कुल अलग। चलो हरियाणा के मैदानों से कश्मीर के पहाड़ों तक चलते हैं। टॉपिक 6, ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू आर्कियोलॉजी। ये ह्यूमन एडेप्टेशन का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। डेफिनेशन ये है कि कश्मीर के पिट ड्वेलर्स नियोलिथिक पीरियड के हैं, लगभग 3000 से 1000 BCE। एसेंशियली ये प्राचीन लोग थे जिन्होंने अपने घर जमीन में गहरी खुदाई करके बनाए थे ताकि वो कठोर ठंडी सर्दियों से खुद को बचा सकें। इसे एक रियल लाइफ सिनेरियो की तरह इमेजिन करो। आप प्राचीन कश्मीर में रह रहे हो, सर्दी आ रही है और बहुत ठंड होने वाली है, भारी बर्फ के साथ। आपके पास सेंट्रल हीटिंग नहीं है। आप क्या करोगे?
आप जमीन के नीचे जाओगे। हाँ बिल्कुल। ये इतना क्लेवर इंट्यूटिव सोल्यूशन है। इन लोगों ने लिटरली धरती को ही इंसुलेशन के लिए कंबल की तरह इस्तेमाल किया। इट्स ब्रिलियंट इंजीनियरिंग। कंटेंट डिस्कशन के लिए इंट्रोडक्शन ये है कि ये पिट ड्वेलिंग्स एक स्पेसिफिक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए एक यूनिक और इंटेलिजेंट एडेप्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बैकग्राउंड ये है कि ये साइट्स मुख्य रूप से बुरज़ाहोम और गुफक्रम कश्मीर में हमें एक अलग न्यूलिथिक कल्चर दिखाती हैं, जो उस समय इंडिया में कहीं और दिखने वाली कल्चर से अलग थी। और हमें पता है कि वो न्यूलिथिक थे क्योंकि हाँ, क्योंकि पिट्स के साथ साथ दूसरी चीजें भी मिली हैं। ओके चलो कोर लॉजिक में डिग करते हैं। ये ड्वेलिंग्स आखिर थे कैसे? पिट्स आमतौर पर सर्कुलर या ओवल शेप के होते थे, नरम मिट्टी में गहरे खोदे जाते थे। छतें शायद लकड़ी और बर्च से बनी होती थीं, जो पोस्ट से सपोर्टेड होती थीं। और ये सिर्फ रफ गड्ढे नहीं थे, उनमें नीचे उतरने के लिए आइदर प्रॉपर लैंडिंग स्टेप्स या लैडर्स होते थे। ये एक प्लान्ड आर्किटेक्चरल सोल्यूशन था। वाओ, हमें उनकी लाइफस्टाइल स्टेबल का भी एविडेंस मिलता है। आसपास शैलो पिट्स थे, जिनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वो ग्रेन स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते थे। अगर आप अनाज स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नियोलिथिक का एक की फीचर। और वहां और क्या मिला? कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, डॉग बेरियल्स। हमें कुत्तों के कंकाल मिले हैं, कभी कभी इंसानों के बिल्कुल साथ दफनाए गए। ये लोगों और उनके जानवरों के बीच बहुत करीबी रिश्ते का सजेशन देता है, जो एक ज्यादा सेटल्ड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एक और हॉलमार्क है। इंटरेस्टिंग। उन्हें सुंदर पॉलिश्ड स्टोन और बोन टूल्स भी मिले, जैसे सुई और हार्पून्स, जो दिखाता है कि वो स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल थे। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है, ये साइट साबित करती हैं कि नियोलिथिक इंडिया एक सिंगल यूनिफॉर्म कल्चर नहीं थी। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग कम्युनिटीज ने बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने के लिए यूनिक रीजनल स्ट्रेटजीज डेवलप की। और कंक्लूजन में कश्मीर के पिट ड्वेलर्स ह्यूमन इंजेनिटी और अडेप्टेशन का एक परफेक्ट केस स्टडी है। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे अर्ली एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज ने एक ठंडे हाई एल्टीट्यूड रीजन में सर्वाइवल की फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई लव दैट। ओके, क्वेश्चन टाइम। पिट्स ही क्यों खोदे? में साइंटिफिक एडवांटेज क्या है? मेन एडवांटेज थर्मल इंसुलेशन है। जमीन हवा की तुलना में बहुत ज्यादा स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करती है। कश्मीरी सर्दी में जब हवा का टेम्परेचर फ्रीजिंग से नीचे जा सकता है, जमीन से कुछ फीट नीचे का टेम्परेचर काफी गर्म रहता है। ये क्लाइमेट कंट्रोल का एक नेचुरल लो टेक फॉर्म है। सुपर स्मार्ट। हमें कैसे पक्का पता है कि वो नियोलिथिक पीरियड से थे और किसी और समय से नहीं? हम उन्हें कॉन्फिडेंटली नियोलिथिक में रख सकते हैं, क्योंकि साइट्स पर एसोसिएटेड एविडेंस मिले हैं, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के सबूत, जैसे ग्रेन स्टोरेज पिट्स और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स की मौजूदगी। ये क्लासिक नियोलिथिक मार्कर्स हैं। जब आप इन चीजों को पिट्स के साथ पाते हैं, तो आप पूरी कल्चर को डेट कर सकते हैं। ये सिर्फ सर्दी के लिए टेम्पररी शेल्टर्स थे या परमानेंट घर? एविडेंस जैसे कि स्टेप्स के साथ प्लान स्ट्रक्चर, छतों के लिए पोस्ट होल्स और आसपास स्टोरेज एरियाज और चूल्हे सजेस्ट करता है कि वो परमानेंट या कम से कम सेमी परमानेंट घर थे, जो लंबे समय तक इस्तेमाल होते थे, खासकर कठोर सर्दियों के दौरान। ये उनका मेन बेस ऑफ ऑपरेशंस था। ओके, और डॉग बरियल्स वो सच में क्या सिग्निफाई करते हैं? ये बहुत स्पेसिफिक लगता है। हाँ, और ये फैसिनेटिंग है। डॉग बेरियल अक्सर एक गहरे कल्चरल या इमोशनल बॉन्ड को सिग्निफाई करते हैं। ये कंपेनियनशिप, उनके शिकार में इस्तेमाल या शायद आफ्टर लाइफ के बारे में रिचुअलिस्टिक बिलीफ से जुड़ा हो सकता है, जहां आप अपने कंपेनियंस को अपने साथ ले जाते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है, जो सिंपल यूटिलिटी से परे है। तो ये पूरी कल्चर ठंड के लिए एक यूनिक एडेप्टेशन थी। एग्जैक्टली ये एक सुंदर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे ह्यूमन कल्चर उस एनवायरनमेंट से सीधे शेप होती है जिसमें वो एग्जिस्ट करती है। उन्होंने ठंड से लड़ाई नहीं की, उन्होंने धरती के साथ काम किया उसे अपनाने के लिए। Time to practice. Practice saying the Neolithic pit dwellers of Kashmir, found at sites like Burzahom, built underground houses for insulation against the cold. अंडर लिटरली धरती के अंदर रहकर इंजीनियसली अडेप्ट किया। अब चलो जमीन के नीचे छिपे घरों से उन विशाल मॉन्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं, जो सबके देखने के लिए ऊंचे खड़े हैं। टॉपिक 7, ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू आर्कियोलॉजी। मेगालिथ्स डेफिनेशन सिंपल है। ये बड़े अक्सर विस्तारित पत्थर के मॉन्यूमेंट्स होते हैं। मेगा का मतलब है बड़ा और लिथ का मतलब है पत्थर। इंडिया में ये ट्रेडिशन आयरन एज के दौरान लगभग 1200 BC से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, खासकर पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में। जब आप मेगालिथ्स के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग शायद इंग्लैंड के स्टोनहेंज की तरफ जाता है, लेकिन इंडिया की अपनी इनक्रेडिबल और कुछ जगहों पर अभी भी जीवित मेगालिथिक ट्रेडिशंस हैं। और ये सिर्फ रैंडम पत्थरों के ढेर नहीं है, ये एंशिएंट बिलीफ्स, सोशल स्टेटस, कम्युनिटी रिचुअल्स और मेमोरी के बारे में मीनिंग से भरे हुए हैं। दैट्स द की। कंटेंट डिस्कशन के लिए इंट्रोडक्शन ये है कि मेगालिथ्स एक कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम के फिजिकल मार्कर्स हैं, जो अक्सर एंसेस्ट्रल वर्शिप या बरियल से जुड़े होते हैं। बैकग्राउंड ये है कि जबकि यूरोप में मेगालिथ्स नियोलिथिक के दौरान दिखते हैं, इंडिया में उनकी प्रोमिनेंस आयरन एज से जुड़ी है। और इंपॉर्टेंटली ये ट्रेडिशन पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं मिलता। ये साउथ और नॉर्थ ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ, चलो नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करते हैं, जैसा कि टॉपिक में पूछा गया है। यहाँ का कोर लॉजिक क्या है? पहला, टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स। ये मोनोलिथ्स हो सकते हैं, एक सिंगल खड़ा पत्थर जिसे मेनियर कहते हैं, या पॉलीलिथ्स, कई पत्थर जो एक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं, जैसे एक डोलमेन जो एक पत्थर की टेबल जैसा होता है, या एक स्टोन सर्कल। दूसरा, पर्पस। यहाँ नॉर्थ ईस्ट सच में यूनिक है। कैसे? जबकि वो अक्सर इंपॉर्टेंट लोगों के लिए बरियल मार्कर्स के रूप में शुरू होते हैं, उनका पर्पस इवॉल्व हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में उन्हें बरियल्स के लिए
क्लैन टेरिटरी के मार्कर्स के रूप में, कम्युनल रिचुअल्स और फीस्ट्स के लिए और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कमेमोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ लिविंग ट्रेडिशन। इसका एक शानदार एग्जाम्पल ये है कि मेघालय में खासीज और जैंतिया जैसी ट्राइब्स और नागालैंड में कई नागा ट्राइब्स आज भी अपने कल्चर के हिस्से के रूप में मेगालिथ्स बनाते हैं। नागाज तो इलैबोरेट स्टोन पुलिंग सेरेमनीज भी करते हैं, जहां पूरा गांव एक मैसिव पत्थर को खींचने के लिए एक साथ आता है। ये बड़े कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक क्रूशल पॉइंट है, ओरिजिन थ्योरीज। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेगालिथ्स के बारे में एक डिबेट है। एक पर्सपेक्टिव है कि ये पूरी तरह से इंडिजिनस डेवलपमेंट है, लेकिन एक दूसरा ज्यादा प्रोमिनेंट थ्योरी एक स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्ट एशियन इन्फ्लुएंस का सजेशन देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि असम में मिले यूनिक ड्रम शेप्ड मेगालिथिक जार्स जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया में और लाओस में मिले जार्स से बहुत सिमिलर हैं। ये एक कल्चरल कनेक्शन का सजेशन देता है। तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेगालिथिक ट्रेडिशन प्राचीन अतीत से एक जीवित लिंक है, जो इस रीजन को कल्चरली न सिर्फ बाकी इंडिया से बल्कि एक बड़े साउथ ईस्ट एशियन दुनिया से जोड़ता है। इन कंक्लूजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेगालिथ्स सिर्फ टाइम में फ्रीज हुए आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स नहीं है। वो एक डायनामिक लिविंग कल्चरल ट्रेडिशन है जो कम्युनिटी आइडेंटिटी, रिचुअल, एंसेस्ट्रल हेरिटेज से कनेक्शन और समुद्र पार के कल्चर्स के साथ एक शेयर्ड हिस्ट्री को एम्बॉडी करते हैं। फैसिनेटिंग। सो चलो इससे क्लियर करते हैं, क्या ये मेगालिथ्स सिर्फ बरियल्स के लिए है? एक्सक्लूसिवली नहीं, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, जबकि कई बरियल्स से जुड़े हैं या उनमें ह्यूमन रिमेन्स होते हैं, वो टेरिटोरियल मार्कर्स के रूप में भी काम करते हैं, एक बड़ी जीत या फीस्ट जैसे इवेंट्स को कमेमोरेट करते हैं, या कम्युनिटी आइडेंटिटी के लिए सेंट्रल होते हैं। उनका फंक्शन मल्टी लेयर्ड और सोशल है। और आपने कहा कि ये ट्रेडिशन नॉर्थ ईस्ट में आज भी जिंदा है। दैट्स इनक्रेडिबल। यस, बहुत ज्यादा। मुंडा, खासी और कई नागा ग्रुप्स इस प्रैक्टिस को जारी रखते हैं। यही चीज इसे पेनिनसुला इंडिया के मुकाबले इतना यूनिक बनाती है, जहां ये लार्ज स्केल पर अतीत का एक फीचर है, आयरन एज तक सीमित है। नॉर्थ ईस्ट में ये प्राचीन इतिहास और मॉडर्न कल्चर एक साथ में है। साउथ ईस्ट एशियन कनेक्शन का मेन एविडेंस क्या है? क्या वो सिर्फ जार्स हैं? स्टोन जार्स सबसे मजबूत टाइपो टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है। उनका स्पेसिफिक शेप और कॉन्टेक्स्ट रीजन्स में इतना सिमिलर है कि इसे कोइंसिडेंस कहना मुश्किल है। ये कल्चर के ट्रांसफर का सजेशन देता है, शायद प्राचीन माइग्रेशन या ट्रेड रूट्स के जरिए जो इन रीजन्स को हजारों साल पहले जोड़ते थे। तो ये उस पूरे रीजन में एक शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज जैसा है। ऐसा लगता है, हाँ। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चरल लैंडस्केप को एक बहुत बड़े साउथ ईस्ट एशियन दुनिया से जोड़ता है, जो एक पर्सपेक्टिव है जिसे हम अक्सर मिस कर जाते हैं। ओके, आखिरी सवाल। अगर मुझे साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेगालिथ्स के बीच एक की डिफरेंस बताना हो तो वो क्या होगा? सबसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये है कि नॉर्थ ईस्ट में ये एक लिविंग, लगातार प्रैक्टिस की जाने वाली ट्रेडिशन है जो मॉडर्न सोशल और रिचुअल लाइफ में गहरी तरह से इंटीग्रेटेड है। पेनिनसुलर इंडिया में ये मुख्य रूप से एक आर्कियोलॉजिकल फिनोमेना है, अतीत की एक प्रैक्टिस जो आयरन एज से संबंधित है। Excellent. Let's practice that. Practice saying, the megalithic tradition in northeast India, possibly influenced by Southeast Asia, is a living culture involving stone monuments for burials and rituals. इन शॉर्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेगालिथ सिर्फ प्राचीन पत्थरों से कहीं ज्यादा है। वो एक जीवित ट्रेडिशन है जो कम्युनिटीज को उनके एंसेस्टर्स, उनकी जमीन और एशिया भर में उनके कल्चरल पड़ोसियों से जोड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से चलो वेस्ट की तरफ चलते हैं, एक और रीजन में जो अपने savvy traders के लिए फेमस है। टॉपिक 8, ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्ट्री इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू आर्कियोलॉजी। प्रोटो हिस्ट्री, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। डेफिनेशन, प्रोटो हिस्ट्री वो अच्छा फैसिनेटिंग ट्रांजिशनल पीरियड है, प्री हिस्ट्री जहां कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है और हिस्ट्री जहां रिटन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं के बीच का। प्रोटो हिस्ट्री के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है और कभी-कभी एक स्क्रिप्ट जो हम डिसाइफर नहीं कर सकते, जैसे इंडस स्क्रिप्ट। राइट। गुजरात की प्रोटो हिस्ट्री आके इनक्रेडिबली सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये रीजन इंटरनेशनल ट्रेड का एक मेजर हब था, खासकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। इसे एक रियल लाइफ सीन की तरह इमेजिन करो। गुजरात की कोस्ट लाइन 4500 साल पहले मेसोपोटामिया से आने वाले जहाजों से बजिंग है, डॉक्स सामान से भरे हैं और वर्कशॉप्स सुंदर बीड्स और ज्वेलरी बना रही हैं। ये कोई यूं स्लीपी बैकवाटर नहीं था, ये एक ग्लोबल ट्रेड हॉटस्पॉट था। बिल्कुल। और लोथल जैसी साइट्स जहां फेमस डॉकयार्ड है, इस प्राचीन समुद्र शक्ति का सॉलिड प्रूफ है। एग्जैक्टली। कंटेंट डिस्कशन के लिए इंट्रोडक्शन ये है कि गुजरात की प्रोटो हिस्ट्री मूल रूप से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक गेटवे के रूप में उसकी भूमिका से डिफाइन होती है। बैकग्राउंड ये है कि प्री हड़प्पन कल्चर्स ने भी, जैसे प्रभास पाटन में, पहले से ही सी ट्रेड की नींव रखती थी। फिर आईवीसी के पीक के दौरान लोथल और ढोलावीरा जैसे साइट्स क्रूशियल इकोनॉमिक सेंटर्स बन गए। चलो कोर लॉजिक को ब्रेक डाउन करते हैं। गुजरात में ऐसा क्या खास था? पहला, की साइट्स। हमारे पास लोथल है जो उसके लिए फेमस है, जिसे कई आर्कियोलॉजिस्ट दुनिया का पहला मैनमेड डॉकयार्ड मानते हैं। हमारे पास धोलावीरा है, एक ब्रिलियंटली प्लान्ड शहर जो अपने इनक्रेडिबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए जाना जाता है, जो एक बड़ी आबादी को सपोर्ट करने और इनलैंड ट्रेड रूट्स के लिए क्रूशल था। और हमारे पास प्रभास पत्तन जैसी प्री हड़प्पन साइट्स हैं जो भी इस नेटवर्क का हिस्सा थी। तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो क्या बना रहे थे और ट्रेड कर रहे थे? ये दूसरा पॉइंट है। इंडस्ट्रीज, ये सिर्फ पोर्ट्स नहीं थे, ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे। उनके पास सामान स्टोर करने के लिए मैसिव वेयरहाउसेस थे और बड़ी बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थीं।
वो हाई वैल्यू लग्जरी आइटम्स जैसे कार्निलियन बीड्स, शेल बैंगल्स और इंट्रिकेट स्टोन वर्क प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज करते थे। वो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ रॉ मटेरियल्स नहीं। राइट। और ट्रेड नेटवर्क खुद वो कहाँ तक फैला था? ये इंटरनेशनल पार्ट है। उनके प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर्स मेसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक, पर्शियन गल्फ रीजन और शायद इजिप्ट भी थे। एविडेंस कॉन्क्रीट है। हमें मेसोपोटामियन शहरों में हड़प्पन सील्स मिली हैं और मेसोपोटामियन आर्टिफैक्ट्स गुजरात में मिले हैं। मेसोपोटामियन टेक्स्ट भी हैं। हाँ, उस समय के मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुहा नाम की एक जमीन से ट्रेड करने का जिक्र है, जिसे स्कॉलर्स वाइडली इंडस वैली रीजन मानते हैं। सो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि गुजरात की प्रोटो हिस्ट्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ब्रॉन्ज एज की ग्लोबल इकोनॉमी में एक मेजर प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश करती है। ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड, अर्बन और ट्रेड ओरिएंटेड सोसाइटी दिखाती है। और कंक्लूजन में इन कंक्लूजन, गुजरात की प्रोटो हिस्ट्री इस कहानी को बताती है कि कैसे एक रीजन ने अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन और अपनी इंडस्ट्रियल स्किल को ब्रिलियंटली लेवरेज किया एक पिविटल सेंटर बनने के लिए फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बाकी प्राचीन दुनिया से जोड़ता था। वेरी कूल। ओके, चलो कुछ चीजें क्लैरिफाई करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री क्या है फिर से, जस्ट बी सुपर क्लियर। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जहां एक कल्चर का खुद का पढ़ने लायक राइटिंग सिस्टम ना हो, लेकिन दूसरी लिटरेट कल्चर्स ने उसके बारे में लिखा हो, या जैसे आईवीसी के केस में एक स्क्रिप्ट एग्जिस्ट करती है लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं सकते, तो हमें मुख्य रूप से आर्कियोलॉजी पर और इन एक्सटर्नल टेक्स्ट से सप्लीमेंटेड होकर रिलाई करना पड़ता है। ये प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का ग्रे एरिया है। गॉट इट। गुजरात कौन सी मेन चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था जो इतनी वैल्यूएबल थी? बिग टिकट आइटम्स आए, फिनिश्ड क्राफ्ट गुड्स थे। इससे प्राचीन दुनिया का हाई फैशन सोचो, खूबसूरती से बनाए गए गहरे लाल कार्नेलियन बीड्स, चमकदार शेल बैंगल्स और शायद फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स और लकड़ी। ये लग्जरी गुड्स थे जिनकी मेसोपोटामिया जैसी जगहों पर बहुत डिमांड थी। और हमें कैसे पक्का पता है कि वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कर रहे थे? एविडेंस क्रूशियल लगता है। सबसे अच्छा एविडेंस है चीजों को वहां पाना जहां वो बिलोंग नहीं करती। हमें इंडस सील्स, जो सामान पर स्टैंप लगाने के लिए इस्तेमाल होती थी, मेसोपोटामियन शहरों में मिलती हैं। और वो मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स जो मेलुहा से सामान खरीदने का जिक्र करते हैं, वो स्मोकिंग गन है। वो कुछ आइटम्स को लिस्ट भी करते हैं जो उन चीजों से मैच करते हैं जो हम जानते हैं गुजरात प्रोड्यूस कर रहा था। क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड था या लोकल ट्रेड भी? दोनों। ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड नेटवर्क था। लोथल जैसी साइट साफ तौर पर इंटरनेशनल मैरिटाइम ट्रेड के लिए एक गेटवे थी, लेकिन धोलावीरा जैसी साइट इनलैंड ट्रेड के लिए एक मेजर हब लगती है, जो गुजरात को राजस्थान, सिंध और आगे से जोड़ती थी। तो गुजरात की कोस्ट लाइन बहुत बहुत लंबे समय से कमर्शियली इंपॉर्टेंट रही है। हजारों सालों से अरेबियन सी पर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे हमेशा इंडियन सबकॉन्टिनेंट और वेस्टर्न दुनिया के बीच एक नेचुरल ब्रिज बनाया है, हड़प्पन से लेकर आज तक। Got it. Time for our practice cue. Practicing proto-historic Gujarat with sites like Lothal was a major international trade hub, exporting goods like cornelian beads to Mesopotamia. इन शॉर्ट, एंशिएंट गुजरात एक इंटरनेशनल ट्रेड पावर हाउस था जो इंडिया को दुनिया से अपने स्किल्ड क्राफ्ट्स और बसलिंग पोर्ट्स के जरिए जोड़ता था। अब ये सारा ज्ञान स्कॉलर्स की मेहनत के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। चलो इंडियन आर्कियोलॉजी के 2 जायंट्स के बारे में बात करते हैं। टॉपिक 9 में ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू आर्कियोलॉजी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अक्सर डिस्कवरीज की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों की नहीं जिन्होंने उन्हें किया। चलो एक क्विक डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि ये स्कॉलर्स कौन थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट को फेमसली फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। वीएन मिश्रा एक ज्यादा मॉडर्न जायंट थे जिन्होंने इंडिया की पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक कल्चर्स पर पायनियरिंग काम किया। ये लोग ओरिजिनल हिस्ट्री डिटेक्टिव्स थे। एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर आरबी फुट को इमेजिन करो, एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट 1863 में मॉडर्न डे चेन्नई के पास एक सर्वे पर उन्हें पलावरम नाम की एक जगह पर एक स्पेसिफिक टाइप का स्टोन टूल, एक हैंड एक्स दिखता है। उसे एक डिस्कवरी ने इंडिया के स्टोन एज की पूरी साइंटिफिक स्टडी शुरू कर दी। इन स्कॉलर्स ने आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसकी नींव रखी। एब्सोल्युटली। चलो कंटेंट डिस्कशन को रॉबर्ट ब्रूस फूटे से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि उनके काम ने इसेंशियली इंडिया के प्री हिस्टोरिक अतीत के अस्तित्व और गहरी टाइमलाइन को एस्टैब्लिश किया। उनका बैकग्राउंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए एक जियोलॉजिस्ट का था, जिसने उन्हें स्टोन टूल्स और स्ट्रैटिग्राफी, धरती की लेयर्स को समझने में एक यूनिक एडवांटेज दिया। उनके कोर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? उनके कोर लॉजिक कॉन्ट्रीब्यूशंस 3 हैं। 1. द फर्स्ट डिस्कवरी। जैसा तुमने कहा, उन्होंने 1863 में इंडिया में पहला पैलेलियोथिक हैंड एक्स डिस्कवर किया। इसने साबित किया कि इंडिया का भी यूरोप की तरह एक स्टोन एज पास्ट था। 2. एक्सटेंसिव सर्वेज। वो बस वहां रुके नहीं, अगले कुछ डेकेड्स में उन्होंने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में डिटेल्ड सर्वेज किए, सैकड़ों प्री हिस्टोरिक साइट्स डिस्कवर की। वो एक सच्चे एक्सप्लोरर थे। 3. बिल्डिंग अ क्रोनोलॉजी। सबसे जरूरी, उन्होंने सिर्फ चीजें कलेक्ट नहीं की, वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंडियन प्री हिस्ट्री के लिए एक कल्चरल क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन बनाई, अपने फाइंड्स को एक कोहेरेंट सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किया। ओके, अब चलो वीरेंद्र नाथ मिश्रा या वीएन मिश्रा के बारे में बात करते हैं। बीएन मिश्रा एक मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनके काम ने फुटे द्वारा रखी गई नींव में इमेंस डिटेल और साइंटिफिक रिगर जोड़ा। उनके कॉल लॉजिक कॉन्ट्रीब्यूशंस मैसिव हैं। 1. मेजर एक्सकवेशंस। उन्होंने इंडिया की कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक साइट्स पर एक्सकवेशंस लीड की, जैसे भीमबेटका, बेलन वैली और राजस्थान में दीडवाना। 2. आर्कियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट।
वो आर्कियोलॉजी को पैलियो एनवायरमेंटल स्टडीज से जोड़ने में पायोनियर थे। उन्होंने सिर्फ टूल्स को नहीं देखा, उन्होंने एंशिएंट क्लाइमेट को रिकंस्ट्रक्ट करने और ये समझने के लिए सॉइल सैंपल्स, पोलन और लेक सेडिमेंट्स का अध्ययन किया कि प्री हिस्टोरिक लोग इसे कैसे अडेप्ट कर रहे थे। थार डेजर्ट में उनका काम ग्राउंड ब्रेकिंग था। 3. मेसोलिथिक रिसर्च, मेसोलिथिक अंटर गैदर कल्चर्स पर उनका काम, खासकर गुजरात में लांगनाच जैसी साइट्स पर रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने आईवीसी और वेस्टर्न इंडिया के कैलकुलिथिक कल्चर्स के हमारी समझ में भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। तो इन दोनों स्कॉलर्स का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट यह है कि उन्होंने लिटरली इंडिया के गहरे इतिहास के पहले चैप्टर्स लिखे। फूटे ने फील्ड एस्टैब्लिश की और मिश्रा ने उसे साइंटिफिक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस से मॉडर्नाइज किया। और कंक्लूजन में आरबी फूटे और वीएन मिश्रा जैसे स्कॉलर्स इंडियन आर्कियोलॉजी के आर्किटेक्ट्स हैं। फूटे ने नींव का पत्थर रखा और मिश्रा ने उस पर एक मॉडर्न साइंटिफिक स्ट्रक्चर बनाया, जिससे हमें हमारे प्री हिस्टोरिक अतीत की एक बहुत ज्यादा रिच और न्यूआंस्ड पिक्चर मिली। ग्रेट स्टफ। चलो एक क्विक क्विज करते हैं। आरबी फूटे का सबसे फेमस टाइटल क्या है? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ये याद रखना आसान है, ही इज द ओजी। और उनकी सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी? 1863 में पल्लावरम में पहला पैलियोलिथिक हैंड एक्स। ये वो डिस्कवरी थी जिसने साबित किया कि इंडिया का एक स्टोन एज था और पूरा फील्ड स्टडी शुरू किया। परफेक्ट। अब वीएन मिश्रा के लिए उनका यूनिक साइंटिफिक अप्रोच क्या था जिसने उन्हें पहले के आर्कियोलॉजिस्ट से अलग किया? उनका यूनिक अप्रोच आर्कियोलॉजी को एनवायरमेंटल साइंस के साथ इंटीग्रेट करना था। वो उस चीज के पायनियर थे जिसे हम जियो आर्कियोलॉजी कहते हैं। वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहे थे वो क्या टूल्स इस्तेमाल करते थे, वो पूछ रहे थे वो थार डेजर्ट के बदलते क्लाइमेट में कैसे सर्वाइव करते थे। उन्होंने आर्टिफैक्ट्स को इकोसिस्टम से जोड़ा। उन्होंने व्हाट को वाई से जोड़ा। वेरी कूल। और पैलियोलिथिक के अलावा उनके काम ने कौन से दूसरे पीरियड को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया? द मीजोलिथिक। गुजरात और राजस्थान जैसी जगहों पर हंटर गैदरर सोसाइटीज पर उनकी रिसर्च ने उस पूरे पीरियड को जिंदा कर दिया। उन्होंने आईवीसी और चाल्कोलिथिक जैसे बाद के पीरियड्स पर भी इंपॉर्टेंट काम किया। उनकी एक्सपर्टीज का रेंज बहुत ब्रॉड था। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि एक पायोनियर था और दूसरा मॉडर्नाइजर? ये कहने का परफेक्ट तरीका है। फोर्ट पायनियर थे जिन्होंने जर्नी शुरू की और मिश्रा मॉडर्नाइजर थे जो उस जर्नी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए नए साइंटिफिक टूल्स और सवाल लाए। Let's practice this. Practicing. R.B. Foote is the father of Indian prehistory for his discovery of the first hand axe, while V.N. Misra is known for linking archaeology with environmental studies. इन शॉर्ट, फूट और मिश्रा इंडियन आर्कियोलॉजी में फाउंडेशनल फिगर्स हैं। एक ने फील्ड को एस्टैब्लिश किया और दूसरे ने उसे एक साइंटिफिक एनवायरमेंटल फोकस के साथ मॉडर्नाइज किया। अब चलो टॉपिक 10 के साथ थोड़ा और थियोरेटिकल होते हैं। ये आर्कियोलॉजी के फाउंडेशन के बारे में है। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग प्रीहिस्टोरिक इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू आर्कियोलॉजी। ये एकेडमिक लगता है लेकिन ये एक्चुअली आर्कियोलॉजिस्ट जो करते हैं उसकी आत्मा है। सिंपल डेफिनेशन, मटेरियल कल्चर उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उस स्टफ को रेफर करती है जो लोगों ने बनाए, इस्तेमाल किए और पीछे छोड़ दिए। टूल्स, पॉटरी, बिल्डिंग्स, कपड़े, आर्ट, सब कुछ। आर्कियोलॉजी इज मटेरियल कल्चर के जरिए अतीत का अध्ययन है। इसे ऐसे सोचो, आप 50,000 साल पहले के किसी इंसान से इंटरव्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके बनाए स्पेयर पॉइंट को स्टडी कर सकते हैं। वो स्पेयर पॉइंट मटेरियल कल्चर है और वो एक ऐसी चीज है जो आपको उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी हंटिंग स्ट्रेटेजी, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज और शायद उनके एस्थेटिक्स के सेंस के बारे में भी एक कहानी बताती है। हिस्ट्री टोल्ड बाय थिंग्स नॉट वर्ड्स। एग्जैक्टली। परफेक्टली पुट। कंटेंट डिस्कशन के लिए इंट्रोडक्शन ये है कि मटेरियल कल्चर एसेंशियली लोगों और चीजों के बीच के रिलेशनशिप का स्टडी है। बैकग्राउंड ये है कि आर्कियोलॉजी खासकर प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के लिए, जहां कोई राइटिंग नहीं है, अतीत के सोसाइटीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लगभग पूरी तरह से इस मटेरियल एविडेंस पर डिपेंड करती है। हमारे पास सिर्फ स्टफ ही है। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस स्टफ को आखिर स्टडी कैसे करते हैं? कोर लॉजिक क्या है? मटेरियल कल्चर को देखने के दो मेन तरीके हैं। पहला है यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव। ये प्रैक्टिकल फंक्शनल साइड है। ये ऑब्जेक्ट किस काम आता था? एक मटका खाना पकाने या पानी स्टोर करने के काम आता था। एक हैंड एक्स जानवर को काटने के काम आता था। ये पर्सपेक्टिव हमें सबसिस्टेंस पैटर्न्स, लोग खाना कैसे पाते थे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसी चीजें रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। लेकिन इसमें सिर्फ फंक्शन से ज्यादा कुछ होना चाहिए, राइट? एब्सोल्युटली। दूसरा गहरा लेवल है सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव। ये इस बारे में है कि ऑब्जेक्ट्स उन लोगों के लिए क्या मतलब रखते थे जिन्होंने उन्हें बनाया और इस्तेमाल किया। एक मटका शायद सिर्फ खाना पकाने के लिए ना हो, उसकी स्पेसिफिक डेकोरेशंस ये सिग्निफाई कर सकती हैं कि आप किस क्लैन से बिलोंग करते हैं, या वो शायद सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजियस रिचुअल में इस्तेमाल होता हो। यहाँ ऑब्जेक्ट्स एम्बॉडीमेंट ऑफ कल्चर बन जाते हैं। करेक्ट। ये पर्सपेक्टिव हमें सोशल स्ट्रक्चर्स, बिलीफ सिस्टम्स, पावर रिलेशंस और आइडियोलॉजीज को समझने में मदद करता है। तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि मटेरियल कल्चर को इन दोनों एंगल से, यूटिलिटेरियन और सिंबॉलिक, स्टडी करके हम अतीत की एक बहुत ज्यादा रिच, ज्यादा ह्यूमन पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। हम सिर्फ वो सर्वाइव करने के लिए क्या करते थे से वो कौन थे और वो क्या मानते थे तक पहुंचते हैं। और कंक्लूजन में मटेरियल कल्चर अतीत की फिजिकल लैंग्वेज है। आर्कियोलॉजी उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस है।
ये है कि कैसे बेजान चीजें हमें प्राचीन लोगों की प्रैक्टिकल और सिंबॉलिक दोनों दुनियाओं के बारे में जिंदा कहानियां सुनाती हैं। नाइसली पुट। चलो इसे टेस्ट करते हैं। मटेरियल कल्चर की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है? ये वो फिजिकल स्टफ है जो लोग पीछे छोड़ जाते हैं, टूल्स, पॉटरी, आर्ट, बिल्डिंग्स, द आर्टिफैक्ट्स ऑफ लाइफ। राइट। और इसे स्टडी करने के दो मेन पर्सपेक्टिव्स या लेंसेज क्या हैं? तो यूटिलिटेरियन लेंस वो किस काम आता था, एंड सिंबॉलिक लेंस लोगों के लिए इसका क्या मतलब था? प्रैक्टिकल फंक्शन वर्सेस कल्चरल मीनिंग। परफेक्ट। क्या आप इसे बिल्कुल साफ करने के लिए एक और एग्जांपल दे सकती हैं? चलो एक हड़प्पन सील लेते हैं। ग्रेट एग्जांपल। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से सील एक टूल था। इससे मिट्टी पर एक इमेज प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, शायद ट्रेड के लिए, सामान पर ओनरशिप मार्क करने के लिए, एक बहुत प्रैक्टिकल फंक्शन। लेकिन सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव से उस पर खुदा हुआ जानवर, जैसे फेमस यूनिकॉर्न, का एक गहरा रिलीजियस या मिथोलॉजिकल मतलब था। उस पर जो स्क्रिप्ट थी वो कम्युनिकेशन का एक सिस्टम रिप्रेजेंट करती थी। राइट। ये हमें उनके बिलीफ सिस्टम्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के दो लेयर्स ऑफ मीनिंग है। इसका मतलब है कि आर्कियोलॉजी सिर्फ पुरानी चीजें खोदने के बारे में नहीं है ना? नहीं, वो तो बस पहला स्टेप है। वो डेटा कलेक्शन है। आर्कियोलॉजी का असली काम इंटरप्रिटेशन में है। ऑब्जेक्ट्स और उन्हें बनाने वाले लोगों के बीच के गहरे कनेक्शन को समझना, पूरी कहानी पढ़ने के लिए यूटिलिटेरियन और सिंबॉलिक दोनों लेंसेज का इस्तेमाल करना। लास्ट क्वेश्चन। क्या सब कुछ मटेरियल कल्चर है? एक नेचुरल अनवर्क्ड पत्थर मटेरियल कल्चर है? ग्रेट क्वेश्चन। एक नेचुरल पत्थर सिर्फ एनवायरनमेंट का हिस्सा है, लेकिन जिस पल एक इंसान उस पत्थर को उठाता है और उसे इस्तेमाल करता है, भले ही एक सिंपल हथौड़े के रूप में, वो मटेरियल कल्चर का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उसे एक ह्यूमन पर्पस दे दिया गया है। उसे ह्यूमन एक्शन की दुनिया में इंटीग्रेट कर लिया गया है। Let's practice saying. Archaeology studies material culture from both a utilitarian perspective, its use, and a symbolic perspective, its meaning. इन शॉर्ट, मटेरियल कल्चर अतीत से मिले ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है और आर्कियोलॉजी उन खामोश ऑब्जेक्ट्स को उनकी कहानियां सुनाने पर मजबूर करने का साइंस है। ओके, चलो फिर से जूम आउट करते हैं और अपने आखिरी दो टॉपिक्स के लिए यूरोप चलते हैं। टॉपिक 11, ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू आर्कियोलॉजी। द मीजोलिथिक या मिडिल स्टोन एज। डेफिनेशन, ये यूरोप में एक बहुत बड़े ट्रांजिशन का पीरियड था, लगभग 10,000 BCE से 5,000 BCE तक। बड़े आइस एजेस खत्म हो रहे थे, ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, समुद्र का लेवल बढ़ रहा था और घने जंगल पूरे कॉन्टिनेंट में फैल रहे थे। ये नया एनवायरनमेंट। हाँ, इस नए एनवायरनमेंट ने जीने के नए तरीके और नई टेक्नोलॉजीज की मांग की। इसे ऐसे सोचो, पैलेलिथिक की दुनिया जिसमें बड़े मैमथ्स और खुले बर्फीले मैदान थे, वो जा चुकी थी। अचानक आप एक घने जंगल में हैं और जानवर छोटे, तेज और पकड़ने में ज्यादा मुश्किल हैं, जैसे हिरन और जंगली सुअर। सही बात है। आप एक हिरन का शिकार एक मैसिव भारी पैलेलिथिक हैंड एक्स से नहीं कर सकते। आपको कुछ नया चाहिए, कुछ तेज और ज्यादा प्रिसाइज। ये वो रियल लाइफ चैलेंज था जिसने मेसोलिथिक इनोवेशंस को ड्राइव किया। प्रिसाइसली। कंटेंट डिस्कशन के लिए इंट्रोडक्शन ये है कि यूरोपियन मेसोलिथिक मूल रूप से एक पोस्ट ग्लेशियल फॉरेस्टेड एनवायरनमेंट से अडेप्टेशन से कैरेक्टराइज्ड है। बैकग्राउंड है प्लाइस्टोसीन एपॉक के अंत में हुआ ये मैसिव क्लाइमेटिक शिफ्ट। इससे नए फूड सोर्सेज मिले और एक ज्यादा स्पेशलाइज्ड और छोटे टूल किट की जरूरत पड़ी। तो कोर लॉजिक क्या है? इस नई एज के की फीचर्स क्या हैं? डिफाइनिंग टेक्नोलॉजिकल फीचर है माइक्रोलिथ। ये छोटे शार्प ज्योमेट्रिक पत्थर के टुकड़े थे, जैसे छोटे ट्रायंगल्स और ट्रेपेजॉइड्स, जिन्हें हड्डियां सींग के हैंडल्स में फिट करके कॉम्पोजिट टूल्स बनाए जा सकते थे। इंटरचेंजेबल रेजर ब्लेड्स जैसा। बिल्कुल। आप उन्हें तीर पर लगाकर एक शार्प पॉइंट बना सकते थे या एक हैंडल पर एक लाइन में लगाकर एक सिकल बना सकते थे। ये एक मॉड्यूलर और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी थी। एक नई दुनिया के लिए एक नई टूल किट। उनकी इकोनॉमी के बारे में क्या? इससे एक नई इकोनॉमी बनी। फिशिंग और फाउलिंग, पक्षियों का शिकार, पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी जंगल के शिकार के साथ साथ। हुमिन नेट्स, हड्डी से बने हुक्स और हार्पून्स जैसे सोफिस्टिकेटेड फिशिंग गियर का डेवलपमेंट दिखता है। ये खाना पाने का एक ज्यादा डाइवर्स और फ्लेक्सिबल तरीका था, जिसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम इकोनॉमी कहते हैं। और क्या ये पूरे यूरोप में एक जैसा था? नहीं, और ये एक की फीचर है। हमें अलग अलग रीजनल कल्चर्स या टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशंस डेवलप होते हुए दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्दर्न यूरोप में मैग्लेमोजियन कल्चर अपने अमेजिंग बोन और एंटलर टूल्स और एडवांस्ड फिशिंग गियर के लिए जानी जाती है। फ्रांस और स्पेन में अजीलियन कल्चर अपने छोटे माइक्रोलिथ्स और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स वाले यूनिक पेंटेड पेबल्स के लिए फेमस है। एक बहुत कूल कल्चर है डेनमार्क जैसी जगहों पर किचन मिडन कल्चर्स। ये लिटरली किचन वेस्ट के बड़े ढेर हैं, ज्यादातर ऑयस्टर और कॉकल शेल्स जो सदियों से जमा हुए हैं। वो हमें बताते हैं कि ये कम्युनिटीज लंबे समय तक एक ही जगह पर सेटल्ड थीं, मरीन रिसोर्सेज को इंटेंसिवली हार्वेस्ट कर रही थीं। तो इस पीरियड का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि मेसोलिथिक ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी को उसके बेस्ट रूप में दिखाता है। ये वो पीरियड था जहां एक ज्यादा सेटल्ड लाइफ की नींव रखी गई, जो आगे आने वाली न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का रास्ता तैयार कर रही थी। और कंक्लूजन में यूरोपियन मेसोलिथिक इनोवेशन का एक डायनामिक पीरियड था, जो माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी, एक डाइवर्स हंटिंग फिशिंग इकोनॉमी और अलग अलग रीजनल कल्चर से कैरेक्टराइज था, जिन्होंने एक नए पोस्ट आइस एज दुनिया के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से सफलतापूर्वक अडेप्ट किया। ग्रेट समरी। क्विक क्वेश्चंस। मेसोलिथिक का नंबर 1 मस्ट रिमेंबर डिफाइनिंग टूल क्या है? माइक्रोलिथ छोटा, ज्योमेट्रिक और कॉम्पोजिट टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये प्रिसीजन और एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। और उन्हें इन नए टूल्स की जरूरत क्यों पड़ी?
ड्राइवर क्या था? एनवायरनमेंट बदल गया। बड़े धीरे आइस एज के जानवर गायब हो गए। उन्हें हिरण, पक्षी और मछली जैसे छोटे जंगल के जानवरों का शिकार करने के लिए तेज, ज्यादा प्रिसाइज हथियार चाहिए थे। टेक्नोलॉजी को नए मेन्यू के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ा। आपने अलग-अलग रीजनल कल्चर्स का जिक्र किया। क्या आप 2 और उनके की फीचर्स फिर से बता सकती हैं? श्योर। नॉर्थ में मैग्लेमोजियन, जो जंगल और पानी के रिसोर्सेज पर फोकस थे, बहुत सारे बोन और एंटलर टूल्स के साथ। और फ्रांस और स्पेन में अजीलियन, अपने छोटे माइक्रोलिथ्स और फेमस पेंटेड पेबल्स के साथ, जो एक रिच सिंबॉलिक लाइफ का इशारा करते हैं। परफेक्ट। वो किचन मिडन्स, बड़े कचरे के ढेर, सच में क्या बताते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताते हैं कि लोग सेटल डाउन होने लगे थे। आप मीटर्स ऊंचा कचरे का ढेर नहीं बनाते जब तक आप एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक ना रह रहे हो। ये एक पूरी तरह से नोमैडिक लाइफस्टाइल से सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स की तरफ एक डेफिनेटिव शिफ्ट दिखाता है। तो मेसोलिथिक पुराने नोमैडिक लाइफस्टाइल और नए सेटल लाइफस्टाइल के बीच का ब्रिज था। एग्जैक्टली ये पेलियोलिथिक के नोमैडिक बिग गेम हंटिंग और नियोलिथिक के सेटल्ड फार्मिंग के बीच का क्रूशल ब्रिज था। ये अगले बड़े रेवोल्यूशन के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड था। चलो इसे मेमोरी में डालते हैं। Practicing the European Mesolithic is characterized by microlithic tools and adaptation to a post-glacial environment, with regional cultures like the Maglemosian and Azilian. इन शॉर्ट, यूरोपियन माइजोलिथिक इंसानों के बारे में था, जो एक गर्म, ज्यादा गीले, ज्यादा जंगल वाली दुनिया से नए छोटे टूल्स और एक बहुत ज्यादा डाइवर्स डाइट के साथ आए, क्लेवरली अडेप्ट कर रहे थे। और हमारे आखिरी टॉपिक के लिए चलो उस अगले बड़े रेवोल्यूशन को देखते हैं जिसके लिए मीसोलिथिक ने स्टेज तैयार किया। टॉपिक 12, ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग प्रीहिस्टोरिक इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू आर्कियोलॉजी। हम न्यूलिथिक रेवोल्यूशन पर आ गए हैं। डेफिनेशन: न्यूलिथिक या न्यू स्टोन एज मोबाइल हंटिंग और गैदरिंग से सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज में ट्रांजिशन को मार्क करता है। और इसका क्रेडल, इसका ओरिजिन पॉइंट नियर ईस्ट था, स्पेसिफिकली फर्टाइल क्रेसेंट नाम के एक एरिया में, जिसमें मॉडर्न डे इराक, सीरिया, इजराइल और टर्की के कुछ हिस्से शामिल हैं। रेवोल्यूशन टर्म आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चाइल्ड ने कॉइन किया था और ये एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर इसके बारे में सोचो। 99% ह्यूमन हिस्ट्री के लिए हम हंटर गैदरर्स थे। फिर इस एक छोटे से रीजन में बस कुछ हजार सालों में लोगों ने फार्मिंग और विलेज लाइफ पर ऑल इन जाने का एक कलेक्टिव डिसीजन लिया। सही। उस एक डिसीजन ने हमारी स्पीशीज और हमारे प्लैनेट को एक फंडामेंटली रीशेप कर दिया। ये उस दुनिया की शुरुआत है जिसे हम आज जानते हैं। Couldn't agree more. कंटेंट डिस्कशन के लिए इंट्रोडक्शन ये है कि नियर ईस्ट की नियोलिथिक कल्चर्स फार्मिंग को अपनाने और परमानेंट सेटलमेंट्स की स्थापना से डिफाइन होती हैं। बैकग्राउंड ये है कि इस स्पेसिफिक रीजन में कंडीशंस का परफेक्ट स्टॉर्म था। इसके पास सही जंगली पौधे थे, जैसे गेहूं और जौ, जिन्हें डोमेस्टिकेट किया जा सकता था, और इसके पास सही जंगली जानवर थे, जैसे भेड़, बकरी और सुअर, जो डोमेस्टिकेशन के लिए सूटेबल थे। ओके, चलो की फीचर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। कोर लॉजिक क्या है? सबसे पहले और सबसे जरूरी, डोमेस्टिकेशन। ये एक 2 पार्ट प्रोसेस है। उन्होंने पौधों को डोमेस्टिकेट किया, जो कि एग्रीकल्चर है, गेहूं, जौ, दाल और चने जैसी चीजें कल्टीवेट की, और उन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेट किया, मुख्य रूप से भेड़, बकरी और सुअर, मीट, दूध और ऊन के एक स्टेबल प्रिडिक्टेबल सोर्स के लिए। और इससे सेटलमेंट्स बने। हाँ, दूसरा, सेडेंट्री सेटलमेंट्स। जब आपके पास खेत होते हैं तो आपको अपनी फसलों और जानवरों की देखभाल के लिए एक ही जगह रहना पड़ता है। इससे परमानेंट विलेजेस और आखिरकार जेरिको और चैटलहोयुक जैसे शहर बने। लोगों ने ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार साल भर एक ही जगह रहना शुरू किया। और इस नई लाइफस्टाइल के लिए नए टूल्स भी चाहिए होंगे, राइट? तीसरा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, जैसे जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, आम हो गए। लेकिन असली गेम चेंजर पॉटरी का आविष्कार था, जो सरप्लस अनाज और पानी स्टोर करने के लिए जरूरी था। टोकरियां बनाना और आटे को प्रोसेस करने के लिए ग्राइंडिंग स्टोन्स भी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज बन गईं। सोसाइटी खुद कैसे बदली? ये चौथा पॉइंट है। एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बड़े परमानेंट ग्रुप्स में एक साथ रहने के लिए नए नियमों और सोशल स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ी। हमें लेबर स्पेशलाइजेशन के सबूत मिलने लगते हैं। अब हर किसी को किसान होने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग स्किल्ड पॉटर्स बन सकते थे, कुछ बिल्डर्स थे, और कुछ लीडर्स या प्रीस्ट के रूप में उभरे। और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। हाँ, आखिर में हम रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस का उदय देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट्स के साथ आपको कम्युनल रिचुअल साइट्स, एंसेस्टर कल्ट्स जैसे जेरिको में मिले प्लास्टर्ड स्कल्स, और ज्यादा इलैबोरेट बरियल प्रैक्टिसेस मिलती हैं। ये एक डेवलपिंग रिलीजियस और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ इशारा करता है, जो जमीन और कम्युनिटी से जुड़ी थी। और रियल वर्ल्ड इंपैक्ट है। हाँ, सब कुछ। एग्जैक्टली। इस रेवोल्यूशन से एक मैसिव पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, शहरों का उदय हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, जमीन पर ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर हुई, और आखिरकार स्टेट्स और एम्पायर्स का निर्माण हुआ। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का फाउंडेशन है। तो कंक्लूजन में? इन कंक्लूजन, नियर ईस्ट की नियोलिथिक कल्चर्स, फार्मिंग, परमानेंट विलेजेस और नई टेक्नोलॉजीज पर आधारित एक बिल्कुल नए तरीके के जीने के पायोनियर्स थे। उन्होंने उस घटनाक्रम को गति दी जो सीधे उन कॉम्प्लेक्स अर्बन सोसाइटीज तक ले गया जिसमें हम सब आज रहते हैं। अमेजिंग। ओके, दिन के आखिरी क्रॉस क्वेश्चनिंग। नियोलिथिक रेवोल्यूशन के 2 मेन पिलर्स क्या हैं? प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन, जो एग्रीकल्चर है, और जानवरों का डोमेस्टिकेशन, जो पास्टोरलिज्म है।
सिस्टम को अच्छी तरह से काम करने के लिए दोनों की जरूरत है। और इससे होने वाला सिंगल सबसे बड़ा लाइफस्टाइल चेंज क्या था? नोमैडिक लाइफस्टाइल से सेडेंट्री सेटलमेंट्स की तरफ शिफ्ट। कांस्टेंट मूवमेंट की जिंदगी से एक परमानेंट गांव में रहने की तरफ जाना शायद हमारी स्पीशीज के पूरे इतिहास में सबसे बड़ा सोशल चेंज है। क्या इस नई लाइफस्टाइल के लिए नई टेक की जरूरत पड़ी? एब्सोल्युटली। स्टोरेज के लिए पॉटरी, अनाज प्रोसेस करने के लिए ग्राइंडिंग स्टोन्स और फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए बेहतर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल एक साथ इवॉल्व हुए, हर एक ने दूसरे को आगे बढ़ाया। लोगों के बड़े ग्रुप्स में एक साथ रहने से सोसाइटी कैसे बढ़ ली? ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई और कुछ मायनों में ज्यादा हायरार्कियल। हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, लेबर का स्पेशलाइजेशन और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की शुरुआत दिखती है। एक जगह रहना नए सोशल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है जिनके साथ नोमैडिक ग्रुप्स को डील नहीं करना पड़ता। ओके, आखिरी बिग पिक्चर सवाल, क्या न्यूलिथिक रेवोल्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छी चीज थी? ये एंथ्रोपोलॉजी की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक है। इसने मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ और सिविलाइजेशन, आर्ट और साइंस के डेवलपमेंट को अलाउ किया, लेकिन इससे सोशल इनइक्वालिटी, भीड़ भाड़ वाले गांव में फैलने वाली नई बीमारियां और एक आम इंसान के लिए हंटर गैदरर के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत भी आई। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेगेसी है जिसके बड़े फायदे और बड़ी कीमतें दोनों हैं। I love that thought. Let's practice. Practice saying, the Neolithic cultures of the Near East were defined by the domestication of plants and animals, leading to sedentary villages and new technologies like pottery. इन शॉर्ट, नियर ईस्ट, न्यूलिथिक, फार्मिंग लाइफस्टाइल की तरफ वो दुनिया बदलने वाला शिफ्ट था जिसने मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव रखी, फॉर बेटर एंड फॉर तो वर्स। दोस्तों, what an absolutely incredible journey through time. हमने आज ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे गहरी जड़ों को एक्सप्लोर किया है। Let's quickly recap. Broad micro theme: Understanding prehistoric India and the world through archaeology. हमने समझा कि ओल्ड वाई गॉर्ज ह्यूमैनिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है जो अफ्रीका में हमारे टूल मेकिंग एंसेस्टर्स का पहला सॉलिड एविडेंस देता है। हमने समझा कि नटूफियन कल्चर ने हमें नियर ईस्ट में फार्मिंग की तरफ पहला बहादुर ट्रांजिशनल कदम दिखाए। हमने समझा कि इंडियन पैलियोलिथिक का एनवायरनमेंट इनक्रेडिबली डायनामिक था और इसकी आर्कियोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग पजल है। हमने समझा कि राखी गढ़ी एक मैसिव वेल प्लान्ड आईवीसी इंडस्ट्रियल हब था, एक सच्चा प्राचीन मेट्रोपोलिस जिसने सिविलाइजेशन की हमारी समझ को फिर से लिखा है। हमने समझा कि कश्मीर के पिट ड्वेलर्स ने नियोलिथिक के दौरान जमीनी के नीचे रहकर कठोर ठंडे मौसम के लिए एक इंजीनियस अडेप्टेशन का प्रदर्शन किया। मेगालिथ्स सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि प्राचीन विश्वासों, सोशल स्टेटस और रिचुअल्स के शक्तिशाली जीवित प्रतीक हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। हमने समझा कि एंशिएंट गुजरात इंटरनेशनल ट्रेड का एक मेजर सेंटर था जो इंडस वैली को दुनिया से जोड़ता था। हमने समझा कि आरबी फुटे और वीएन मिश्रा जैसे स्कॉलर्स इंडियन आर्कियोलॉजी के फाउंडेशनल आर्किटेक्ट्स हैं। हमने समझा कि मटेरियल कल्चर अतीत की भाषा है जो हमें प्राचीन समाजों को उनके ऑब्जेक्ट्स की सिंबॉलिक दुनिया के जरिए समझने में मदद करती है। हमने समझा कि यूरोपियन मेसोलिथिक ने माइक्रोलिथिक टूल्स के साथ एक नई दुनिया के लिए एक ब्रिलियंट अडेप्टेशन दिखाया, जबकि नियर ईस्ट न्यूलिथिक एग्रीकल्चर की तरफ रेवोल्यूशनरी शिफ्ट था। बेसिकली आर्कियोलॉजी हमें सिखाती है कि इंसानी कहानी कांस्टेंट अडेप्टेशन, इनक्रेडिबल इनोवेशन और अमेजिंग डाइवर्सिटी की कहानी है। लो इन सवालों के बारे में। पहला, हिमालयाज और पेनिनसुला इंडिया के पेलियोलिथिक एनवायरनमेंट्स एक दूसरे से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कैसे जुड़े थे। दूसरा, नतूफियन कल्चर को एक स्पेशल केस क्यों माना जाता है जो पेलियोलिथिक से मेसोलिथिक से नियोलिथिक के ट्रांजिशन में नीटली फिट नहीं होता। तीसरा, वो तीन मेन टाइपो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं जो इंडियन पैलियोलिथिक को एक इतना यूनिक पजल बनाते हैं। चार, राखीगढ़ी सिर्फ एक बड़ी आईवीसी साइट से ज्यादा क्यों है, कौन सा स्पेसिफिक एविडेंस इसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस होने का इशारा करता है। 5, इंडियन आर्कियोलॉजी के फील्ड में वीएन मिश्रा के 2 सबसे बड़े और सबसे यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। 6, एक प्राचीन साइट से मिले एक साधारण मिट्टी के मटके जैसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करते समय यूटिलिटेरियन और सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव्स में क्या अंतर है। और यहाँ आपके लिए एक फन चैलेंज, आज डिस्कस की गई किसी भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट को चुनिए, जैसे राखीगढ़ी या ओल्डोवाई गॉर्ज, और उसकी सिग्निफिकेंस को 60 सेकंड में प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आप लोकेशन पर एक टीवी रिपोर्टर हैं, लाइव एट दिस सीन। इसे जोर से रिहर्स कीजिए। ये नॉलेज को दिमाग में बिठाने का एक शानदार तरीका है। अ फैंटास्टिक एक्सरसाइज। हमें उम्मीद है कि आपको ये गहरी पड़ताल पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आपको पता है क्या करना है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्यूरियस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप अगली बार किस टॉपिक की गहराइयों में जाना चाहेंगे। Until next time, keep digging for knowledge.